अमेरिका ईरान की जंग का फेज 2 शुरू हो चुका है। इस्लामिक सत्ता पलटने के मकसद से शुरू हुई जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने पर आ टिकी है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है। जंग के शुरुआती 2 दिन में अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री पावर अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की आई तो कहानी बदल गई। ट्रंप को अपने नेटो सहयोगियों के साथ साथ चीन और जापान तक से मदद मांगनी पड़ गई। लेकिन दिलचस्प बात क्या हुई? इन सभी देशों ने जंग की आग में सीधे कूदने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप का बयान आता है कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अरे भाई, जब आपको किसी की जरूरत थी ही नहीं तो फिर दुनिया भर से मदद मांगी ही क्यों थी? सवाल यह भी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप की विशाल नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? इन सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान से जंग में अमेरिका की क्या स्थिति है वो जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पहले दिन से ही एक बात बार बार दोहरा रहे हैं। उनका दावा है कि अमेरिका ये जंग लगभग जीत चुका है और ईरान पस्त हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के जानकारों की माने तो कहानी बिल्कुल अलग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जीत या हार का ऐलान करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आखिर एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें जमीन पर चल रही असलियत को देखना होगा। दरअसल अमेरिका की इस तथाकथित जीत के दावों की हवा निकालने वाली 4 बहुत बड़ी वजहें हैं जो ट्रंप की नींद उड़ा रही हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है ईरान का लगातार और सटीक पलटवार। ट्रंप और उनके बड़े बड़े सैन्य सलाहकारों ने एक बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। उनका आकलन था कि अमेरिका की शुरुआती और भारी बमबारी के बाद ईरान डर जाएगा। उन्हें लगा था कि ईरान बस नाम के लिए कोई छोटा मोटा हमला करेगा और फिर घुटने टेक कर किसी डील के लिए मान जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट निकली। पिछले 18 दिनों से ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कतर, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे कुल 13 अरब देशों में अपने टारगेट सेट किए हैं। ईरान ने इन हमलों में चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। उसने मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिका के अहम कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर जो दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी है। ट्रंप ने दुनिया के सामने कई बार सीना ठोक कर दावा किया है कि उन्होंने ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मटियामेट कर दिया है। लेकिन यह दावा भी खोखला साबित हो रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान के पास आज भी 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा जखीरा सुरक्षित है। इस बात की पुष्टि खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में एक इंटरव्यू में की है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के पास अब भी करीब 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी यही मानना है कि ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में अब भी कम से कम 200 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बचा हुआ है। तीसरी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का एक तरफा और मजबूत दबदबा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस अहम ग्लोबल ट्रेड रूट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ईरान अब वहां अपनी मर्जी चला रहा है और अपने हिसाब से कुछ जहाजों को रास्ता दे रहा है। अब तक वो वहां से गुजरने वाले 10 बड़े जहाजों पर हमला भी कर चुका है। इसका असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा, जिसमें अचानक 40% तक का भारी उछाल आ गया है। इस वजह से एशियाई और यूरोपीय देशों में तेल और गैस की भयंकर किल्लत हो रही है। महंगाई और तेल संकट के कारण अब ट्रंप पर उनके सहयोगी देशों का भारी दबाव पड़ने लगा है। अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड कैप्टन लॉरेंस ब्रेनन ने इन हालात को आसान शब्दों में समझाया। ब्रेनन कहते हैं कि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ये जंग कभी नहीं जीत सकते। ग्लोबल ट्रेड को बचाने के लिए हॉर्मुज को हर हाल में खोलना ही होगा। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उनमें अमेरिका के लिए बिना कोई बड़ी कीमत चुकाए ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। चौथी और आखिरी वजह ट्रंप की एक और बड़ी कूटनीतिक हार की तरफ इशारा करती है। ट्रंप ने जंग की शुरुआत में ईरानी अवाम को भड़काने की पूरी कोशिश की थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के लोगों की आज़ादी का समय आ गया है और उन्हें अपने भविष्य की बागडोर खुद अपने हाथ में लेनी चाहिए।
दरअसल ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की आम जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देगी। वो चाहते थे कि लोग सड़कों पर उतरें और इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकें। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने, खासकर महिलाओं ने और युवाओं ने, आज़ादी मिलने की खुशी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ज़रूर साझा किए, लेकिन कोई बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर नहीं उठी। इसके बिल्कुल उलट जब ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई तो देश का नज़ारा कुछ और ही था। लाखों की संख्या में ईरानी लोग अपनी सत्ता और सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाकर अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया। देखिए, ये बहुत आम बात है। अगर आप किसी देश पर हमला करेंगे तो उसके आवाम को चाहे अपनी सत्ता से, अपनी सरकार से कितनी भी शिकायतें हों, युद्ध के समय वो अपने देश के साथ खड़ी होती है। ट्रंप की एक ख्वाहिश ये भी थी कि खामेनेई के बाद ईरान में जब नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो तो उसमें अमेरिका की दखलंदाजी रहे। लेकिन ईरानी सिस्टम ने ट्रंप का ये सपना भी चकनाचूर कर दिया। वहां के नेताओं ने बिना किसी देरी के खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया। इस पूरी स्थिति पर अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में विदेश नीति की डायरेक्टर सुजैन मेलेनी का बयान सटीक बैठता है। वो कहती हैं कि अमेरिका ने भले ही बम गिराकर अपने मिलिट्री टारगेट हासिल कर लिए हों, लेकिन जंग का असली कंट्रोल अब भी ईरान के हाथ में ही है। सुजैन के मुताबिक जब तक ईरान के पास ये तय करने की ताकत है कि जंग कब खत्म होगी और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जिंदा है, तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका ने जंग जीत ली है। ईरान की इसी कभी भी पलटवार करने की ताकत और जंग को लंबा खींचने की क्षमता ने अमेरिका के अब पसीने छुड़ा दिए। हालात ऐसे हो गए कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक अकेले दम पर ईरान को हराने का डंका पीट रहे थे, उन्हें मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ गए। ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुनिया के बड़े देशों से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों को अपने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजने चाहिए। ट्रंप का तर्क है कि चूंकि हॉर्मुज के बंद होने से इन सभी देशों का तेल और व्यापार रुक गया है, इसलिए इन्हें भी इस खतरे से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। बात सिर्फ अपील तक नहीं रुकी। ट्रंप ने तो नेटो देशों को एक तरह से धमकाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ईरान का नामो निशान मिटाने का दावा करने वाले ट्रंप अचानक इतने बेबस क्यों नजर आने लगे? एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 वजहें मानते हैं जो सीधे तौर पर जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं। चलिए समझाती हूं आपको। पहली और सबसे खौफनाक वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट के समंदर में बिछी मौत। दरअसल ईरान ने इस पूरे समुद्री रास्ते में सी माइंस यानी पानी के अंदर फटने वाली बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि समंदर से इन बारूदी सुरंगों को खोजना और हटाना बच्चों का खेल नहीं है। अगर अमेरिकी नौसेना अकेले ये ऑपरेशन चलाती है तो बहुत महंगा पड़ेगा और इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। इस खतरे को टैंकर वॉर्स किताब के लेखक और एक्सपर्ट मार्टिन नाव्यास ने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। वो कहते हैं कि आज का ईरान पहले वाला ईरान नहीं रहा, वो अब कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसके पास खतरनाक ड्रोन, तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट्स और बेहद सटीक मिसाइलें हैं। वो जब चाहे कार्गो जहाजों पर हमला कर सकता है। ऐसे में इन हमलों को रोकने और हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी सैन्य ताकत की जरूरत है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो ट्रंप की अपनी राजनीतिक मजबूरी और चाल दोनों है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप इस जंग में दुनिया को उलझाकर खुद के लिए बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता तलाश रहे हैं। चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के अध्यक्ष हेनरी हुइयाओ वांग का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ट्रंप इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं और कोई भी बड़ा देश खुलकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ट्रंप ने ईरान से जंग छेड़कर पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और अब वो खुद फंस गए हैं। इसलिए वो हॉर्मुज के नाम पर दुनिया भर के देशों का गुट बनाकर उन्हें भी इस आग में झोंकना चाहते हैं। ट्रंप की चालाकी ये है कि जब दूसरे देश इस जंग में कूदेंगे तो उन्हें पीछे हटने का एक बहाना मिल जाएगा। साथ ही वो इससे ईरान को डराना चाहते हैं कि अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अमेरिका या इजराइल से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। तीसरी वजह ने अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान किया है और वो है अपने पुराने और पक्के अरब दोस्तों को हमेशा के लिए खो देने का डर।
जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि इस जंग से एशियाई और यूरोपीय देशों में तेल का भयंकर संकट आ गया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिक्कत अरब देशों को हो रही है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त यूएई, सऊदी अरब और कतर की हालत इस वक्त बेहद खराब है। इन खाड़ी देशों का पूरा व्यापार ठप पड़ा है और उनके ठिकानों के आसपास भी लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर उसने जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवाया तो ये सारे अरब देश उसका साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने मदद के लिए दुनिया के कई ताकतवर देशों के आगे हाथ फैलाए थे, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देशों और नेटो ने अमेरिका की इस जंग में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इस धोखे से ट्रंप इतने बुरी तरह तिल मिला गए हैं कि महज 24 घंटे के अंदर ही वो अपने बयान से पूरी तरह पलट गए। एक दिन पहले जो ट्रंप सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे, अगले ही दिन उन्होंने कह दिया अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very बयानों से पलटी मारने का ट्रंप का पुराना इतिहास है, लेकिन इस बार ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका के पड़ोसी कनाडा और प्रशांत महासागर में सबसे पक्के दोस्त माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की नौसैनिक तैनाती नहीं करेगा, और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं है। इससे पहले जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन भी इस जंग में अपने युद्धपोत भेजने से साफ किनारा कर चुके हैं। यूरोपीय देशों के नेताओं का कहना है कि वो इस आग में घी डालने के बजाय कूटनीति से मामला सुलझाना चाहते हैं। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी साफ कह चुके हैं कि हमारा इस युद्ध में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वो जहाजों को सुरक्षा देने पर तभी विचार करेगा जब वहां हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान के साथ इस संघर्ष में उनकी नीति सिर्फ बचाव की है, वो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भी कह दिया है कि उन्हें वहां जहाज भेजने की योजना पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो यूरोप से पूरी तरह निराशा मिलने के बाद ट्रंप ने एशिया की तरफ देखा। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि इसी महीने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी एक अहम बैठक होनी है। उससे पहले चीन हॉर्मुज खोलने में कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि चीन को उसका 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसलिए चीन का आगे आना तय है। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर की फेलो बारबरा स्लाविन ने ट्रंप के इस दावे की तुरंत हवा निकाल दी। बारबरा के मुताबिक चीन अपनी नेवी गलती से भी वहां नहीं भेजेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम पाबंदियों के बावजूद चीन को ईरान से बिना किसी रुकावट के तेल की सप्लाई आराम से मिल रही है, तो वो इस लड़ाई में क्यों कूदेगा। अमेरिका ने अपने एक और दोस्त जापान से भी मदद मांगी है। जापान की प्रधानमंत्री सनेई ताकाइची अमेरिका के दौरे पर जाने वाली है। ट्रंप को उम्मीद है कि वहां उनसे इस बारे में बात जरूर होगी, लेकिन ताकाइची ने सोमवार को कहा कि उन्हें हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका से कोई औपचारिक अनुरोध मिला ही नहीं है। हालांकि ताकाइची ने यह भी जरूर कहा कि वो इस पर उचित प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने बातों बातों में इतना साफ कर दिया है कि फिलहाल जापान की युद्धपोत भेजने की कोई योजना नहीं है। उधर साउथ कोरिया, जो अपनी जरूरत का 70% तेल सिर्फ खाड़ी देशों से ही खरीदता है, वो भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। साउथ कोरिया ने कहा है कि वो ट्रंप की अपील पर विचार कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर कोई फैसला लेंगे। इन सब के बीच अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइड ने दुनिया को शांत करने के लिए एक अलग ही दावा कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए देशों से बात कर रहे हैं और कई देश इसके लिए राजी भी हो गए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ऊर्जा मंत्री ने उन राजी हुए देशों में से किसी एक का भी नाम नहीं बताया। अब वो नाम बताते भी कैसे? मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार सलमान शेख ने इसकी असली वजह दुनिया के सामने रखी है। सलमान शेख कहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवी भेजना इन देशों के लिए बहुत महंगा और जानलेवा सौदा है। वहां जाने का मतलब है कि जहाज सीधे तौर पर एक ईरानी मिसाइल और समंदर में बिछी माइंस के निशाने पर आ जाएंगे, और आज की तारीख में कोई भी देश ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहेगा जहां उसके सैनिकों और जहाजों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़े।
यही वजह है कि ट्रंप की तमाम धमकियों और अपीलों के बावजूद कोई भी देश अमेरिका के साथ इस खतरनाक साझेदारी के लिए हामी नहीं भर रहा है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नौसेना है, तो वो खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? सुनने में तो आसान लगता है कि सुपर पावर अमेरिका अपनी फौज उतारेगा और रातों रात रास्ता साफ कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत किसी हॉलीवुड फिल्म से कोसों दूर है। अगर ट्रंप ये समुद्री रास्ते खोलने के लिए पूरी नौसेना भी झोंक दें, तब भी अमेरिका के लिए ये बच्चों का खेल नहीं होने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज की बनावट और उसका बेहद सकरा रास्ता। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसका सिर्फ एक ही मुहाना यानी ओपनिंग है। अगर उसे ब्लॉक कर दिया तो अंदर फंसे जहाजों के लिए बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और ईरान का पूरा समुद्री तट स्ट्रेट से बिल्कुल सटा हुआ है। इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले किसी भी अमेरिकी जहाज पर ईरान बेहद करीब से हमला कर सकता है। ऊपर से होने वाले मिसाइल हमलों के अलावा समंदर के अंदर का खतरा और भी खौफनाक है। ईरान ने इस पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा रखी है। आजकल की मॉडर्न माइंस में लोहे या मेटल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इन्हें खास तौर पर प्लास्टिक या फाइबर ग्लास से बनाया जाता है ताकि अमेरिका के एडवांस रडार सिस्टम भी इन्हें आसानी से पकड़ ना सके। समंदर के अंदर मौजूद चट्टानें भी अक्सर माइन डिटेक्शन सिस्टम को चकमा दे देती हैं और नेवी के रडार पर गलत सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिका किसी तरह कुछ देशों को अपने साथ मिलाकर एक साझा ऑपरेशन चलाने के लिए राजी कर भी लेता है, तो क्या यह आसान होगा? रोमानियाई नौसेना में 13 साल काम कर चुके एक्सपर्ट अलेक्जेंड्रो खुदिस्तानु इसका जवाब ना में देते हैं। अलेक्जेंड्रो के मुताबिक जब कई देशों की नौसेनाएं एक साथ किसी मिशन पर काम करती हैं तो सबसे बड़ा सरदर्द इंटरऑपरेबिलिटी का होता है। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से और तालमेल बिठाकर काम कर पाती हैं। असल में हर देश की नेवी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम, आपस में बातचीत करने के कम्युनिकेशन नेटवर्क और हथियार सब एक दूसरे से जुदा होते हैं। जंग के मैदान में जब इतने सारे देश एक साथ फैसले लेते हैं तो उनके बीच सही तालमेल बिठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिरी लेकिन सबसे डराने वाली वजह है इस जंग का पूरी दुनिया में फैल जाना। जरा सोच कर देखिए, अगर अमेरिका के साथ एस्कॉर्ट करने वाले या निगरानी करने वाले दूसरे देशों के जहाजों पर ईरान ने गलती से भी हमला कर दिया तो क्या होगा? जाहिर है वो देश भी अपने नुकसान पर शांत नहीं बैठेंगे और ईरान पर तुरंत पलटवार करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि जो जंग अभी सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, उसमें कई और देश सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। ऐसे में इस संघर्ष को रोकना किसी के भी बस में नहीं रहेगा और ये तबाही कई गुना बढ़ जाएगी। हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश और बाहरी उलझनों के बीच अमेरिका के अंदर ही बड़ा राजनीतिक धमाका हो गया है। ऐसा धमाका जिसने दुनिया के सामने इस पूरी जंग की नींव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर यानी आतंकवाद विरोधी प्रमुख जो केंट ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंट ने एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए जो बातें कही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जो केंट ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी अंतरात्मा उन्हें ईरान के साथ चल रही विनाशकारी जंग का समर्थन करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। जो का सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि ईरान से अमेरिका को कभी कोई तुरंत का या बहुत बड़ा खतरा था ही नहीं। तो सवाल उठता है कि जब खतरा नहीं था तो अमेरिका इस भयानक जंग में कूदा क्यों? केंट के मुताबिक अमेरिका ने युद्ध केवल इजराइल और अमेरिका के अंदर बैठी इजराइल की बेहद ताकतवर लॉबी के भारी दबाव में आकर शुरू किया है। केंट ने अपनी ही सरकार और सिस्टम की पोल खोलते हुए बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल के बड़े अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने मिलकर एक सोची समझी मिस इन्फॉर्मेशन यानी भ्रामक जानकारी फैलाने की मुहिम चलाई। केंट का दावा है कि इस झूठी मुहिम का इकलौता मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को अंदर से कमजोर करना था। इसी गुमराह करने वाले अभियान के जरिए ट्रंप को यह पट्टी पढ़ाई गई कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप को यह विश्वास दिलाया गया कि ईरान पर हमला करने से अमेरिका को रातों रात बहुत आसानी से जीत मिल जाएगी। लेकिन अब जमीनी हकीकत देखकर पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि ट्रंप से बोला गया वो हर दावा सरासर झूठ था। जो केंट ने इन हालात की तुलना इराक युद्ध से की। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त भी इजराइल ने अमेरिका को ऐसे ही विनाशकारी युद्ध में धकेलने के लिए ठीक यही जाल बिछाया था, जिसमें हजारों बेगुनाह अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
केंट कोई आम नेता या सिर्फ एक अधिकारी तो है नहीं, बल्कि वो खुद 11 बार युद्ध के मैदान में जा चुके एक बेहद अनुभवी पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में पत्नी शैनन का भी जिक्र किया है। केंट का मानना है कि उनकी पत्नी की मौत भी इजराइल के रचे गए ऐसे ही एक युद्ध में हुई थी। इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिकी युवाओं की अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में मरने के लिए हरगिज नहीं भेज सकते। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका ऐसी जंग में उलझ गया है जिसकी उसे शायद जरूरत ही नहीं थी, जो कि केंट का इस्तीफा साफ बता रहा है कि ट्रंप बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। ईरान बस अपनी जंग लड़ रहा है और चूंकि उसके पास रूसी हथियार मौजूद हैं तो वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। उधर ट्रंप के अपने दोस्त भी अब इस आग में हाथ डालने से बच रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस कूटनीतिक जाल से अमेरिका को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे, या इराक की तरह यह भी एक और अंतहीन तबाही साबित होगी। मतलब वो एक ऐसी हड्डी बन गई है जो ना उगली जाए ना निगली जाए। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।